पूछे गए। ठीक है, तो पहले आप शुरू का कंटेंट पढ़ लीजिए, फिर पीवाईक्यू पर आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम पहले बेस जो है आपका वो उस पर काम करते हैं, रिवीजन करा देता हूं आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हल्का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो बेटा तेजी से। ठीक है, समय ज्यादा नहीं है, 4 घंटे का वक्त है, तो कोशिश करेंगे घंटे में लगभग 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो ही जाए। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपए बचाता है, उसका मासिक वेतन बताइए क्या होगा। प्यारे बच्चों, एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया महीने कमाता है, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये महीने कमाता है और उसमें से उसका, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये महीने कमाता है और उसमें से 85 रुपये खर्च कर देता है, तो वह कितने रुपए बचाएगा? 15 रुपये ही तो बचाएगा। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और वो कह रहा है कि 85% वेतन खर्च कर देता है, मान लो सैलरी 100 रुपया है, मान लो, अब एक्स मानते हो एक्स मत मानो, 100 मान लो। मान लो कोई व्यक्ति महीने के 100 रुपये कमाता है और उस 100 रुपये का जो 85% है, यानी कि 100 का 85%, 85, यानी 100 में से 85 रुपये क्या करता है? खर्च। तो बचाता कितना है? 15 रुपये तो बचाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1200 रुपया बचाता है, यानी क्वेश्चन में जो सेविंग दी है वो 1200 रुपये दी है, पर आपके हिसाब से जो सेविंग आई है वो कितनी आई है? 15। तो प्यारे बच्चों 1200 में लगाएंगे 15 से भाग और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। ये क्यों किया गुरुजी? देखो, आप इसे ऐसे समझो कि 100 रुपया एक व्यक्ति कमाता है जिसमें 85 रुपये खर्च करके 15 रुपये बचत करता है, यानी 100 रुपये के आधार पर जो सेविंग है वो 15 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में जो सेविंग कही गई है वो 1200 रुपया कही गई है, यानी कि 15 बराबर है 1200 के, तो एक बराबर होगा 1200 बट्टे 15 के, यानी 1200 डिवाइड बाई 15 के। अगर एक बराबर है 1200 डिवाइड बाई 15 के, तो पूरी जो सैलरी है, जो मूल वेतन है, वो कितने के बराबर होगा? तो 1200 बट्टे 15 गुणा 100 के बराबर होगा। ठीक है साथियों, 15 अट्ठे 120 होते हैं और एक जीरो साथ में, 80 की गुणा 100 में करेंगे तो 8000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8000। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की रेट से बढ़ती है। 20 मिनट्स के बाद उसकी आबादी में कुल परसेंटेज चेंज क्या होगा? कुल परसेंटेज चेंज क्या होगा? साथियों ये परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन है, और जब भी परसेंटेज चेंज वाला सवाल पूछा जाए, ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब भी परसेंटेज चेंज वाला सवाल पूछा जाए तो एक बात ये याद रखना कि हमेशा एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, x प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100%। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100%। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, ये लाइव क्लास है, बिल्कुल लाइव क्लास है, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, प्रिंस का भी आंसर है। ठीक है, हाँ कंबाइंड पीडीएफ का मैंने बोल दिया है, वो जल्दी अपलोड हो जाएगी, प्रोसेसिंग में है, वो कर रहे हैं उसको। ठीक है, हाँ बाबूराम, ओम लता जी, प्रिंस, सभी बच्चों का स्वागत है जी। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100%। ठीक है, पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की रेट से बढ़ती है। ठीक है, तो x की जगह आ जाएगा 6, y की जगह आ जाएगा 10, प्लस 6 गुणा 10 डिवाइड में 100% का साइन। साथियों 10 से 100 को काट देंगे 10 बार, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, प्लस 10 से 60, 10 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 0.6%, तो हो जाएगा 16.6%। कितना हो जाएगा? 16.6%। तो याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगेगी, ये हम कैसे पहचाने। एक बात याद रखना, जब भी आपको गणित के सवालों के अंदर ऐसा दिखाई दे कि इतना परसेंटेज बढ़ाने या घटाने से, इतना परसेंटेज घटाने या बढ़ाने से कुछ चेंज हो रहा हो, और फिर वो पूछे कि बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो वहां पर यह फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है, इसे कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट मेथड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वहां एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो पहले 10 मिनट में 6%, अगले 10 मिनट में अगले 10 मिनट में 10%, तो 20 मिनट बाद क्या होगा? तो 6% और 10% का एक क्रमागत निकाल लिया, 16.6% हो जाएगा। ठीक है, जबकि नॉर्मली क्या लग रहा होगा कि 10 में 6 जोड़ दो तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऐसा लग रहा होगा, पर ये गलत है, 16 नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की पॉपुलेशन 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% का इंक्रीमेंट होता है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या बताइए क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभवतः ये इस बार परीक्षा में आ जाए, जिस तरह का पेपर आता है उसमें इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अब कैसे पहचाने गुरुजी, एलिगेशन मेथड ही लगाना है, कोई और नहीं लगाना, ये भी एक समस्या है। इसको पहचानना ये एक प्रॉब्लम है मेन। तो देखो, अगर आपको गणित के सवालों के अंदर ये नजर आए कि एक चीज मतलब जैसे कुछ हिस्से का वैल्यू दिया हो, दूसरे हिस्से का वैल्यू दिया हो और पूरे हिस्से का वैल्यू दिया हो, और फिर वो पूछे बताइए उनका क्या हिसाब किताब है, तो वहां पर एलिगेशन वर्क करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं 35 रुपए किलो वाली दाल में 45 रुपए किलो वाली दाल को मिलाकर 40 रुपए किलो के हिसाब से बेचना चाहता हूँ, मतलब 40 रुपए, मतलब 35 रुपए किलो वाली दाल में 45 रुपए वाली दाल किस रेशो में मिलाऊं, किस हिसाब से मिलाऊं कि वो दाल की कीमत मुझे 40 रुपए पड़ जाए, तो यहाँ एलिगेशन काम कर जाएगा। यानी एक प्रकार की चीज दूसरे प्रकार की चीज और बीच में दोनों को मिलाने के बाद आया हुआ आउटपुट। तो क्लास के अंदर भी या फिर शहर के अंदर भी दो तरह के लोग हैं, पुरुष, महिला और पूरा शहर। पुरुष, महिला और पूरा शहर। तो यहां पर कहा गया है कि एक शहर की आबादी 8000 है। एक शहर है प्यारे बच्चों जिसकी जनसंख्या कितनी है, 8000। ठीक है, वो जनसंख्या बढ़ गई और बढ़कर कितनी हो गई, 8680 हो गई। वो जनसंख्या बढ़कर 8680 हो गई, यानी कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर जनसंख्या तो 680 बढ़ गई। मतलब आज किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है, फिर वो जनसंख्या बढ़कर 8680 हो जाती है, यानी कि 680 पॉपुलेशन ग्रोथ कर गई, 680 जनसंख्या बढ़ गई। साथियों ये जो 680 पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ, ये पहले कितने पे था, ये 680 की वृद्धि किस में हुई, 8000 में। तो 8000 आ गया नीचे। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 0 से 0 काट दो। 8 से 68 को काटना है, 4 से 8 को 2 बार काटो, 4 से 68 को 17 बार काटो, 2 से 17 को काट देंगे साथियों, तो ये आ जाएगा 8.5%। मतलब अगर किसी शहर की जनसंख्या आज 8000 थी और कल को बढ़कर 8680 हो गई, तो इसका मतलब है कि उस शहर की जनसंख्या में यानी उस सिटी की पॉपुलेशन में 8.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। संख्या में अगर मैं बात करूं कि भी कितना बंदा जुड़ गया, तो आप कहोगे साहब 680 जो बंदे थे या 680 बच्चों का जन्म हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 680 का 8000 पे कितना परसेंट बनता है, तो आप कहोगे सर 8.5% बनता है। ठीक है, अब साथियों इधर आ जाओ, देखो एलिगेशन लगाना है इसमें, मेल और फीमेल। वो क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों की संख्या में 8%, यानी पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है। ठीक है, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है। यानी एक शहर में दो तरह के लोग हैं, पुरुष और महिला। तो पुरुष में 8%, महिला में 12%। और इस सबसे पूरे शहर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पूरे शहर, यानी यहाँ पर आ जाएगा पुरुष की परसेंटेज वैल्यू, यहाँ जाएगी फीमेल की परसेंटेज वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा 8.5। यानी कौन सा 8.5, ये वाला 8.5। ये ही क्यों, क्योंकि गुरुजी ये जो 8.5% है ये पूरे शहर को रिप्रेजेंट करता है, पूरे शहर में हुई वृद्धि। 8% केवल पुरुषों में हुई वृद्धि, 12% केवल महिलाओं में हुई वृद्धि, और ये पूरे शहर में हुई वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। अंतर निकाल लो, 3.5 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 0.5 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 35 कट जाएगा 7 बार। यानी कि प्यारे बच्चों पूरे शहर की जो जनसंख्या बढ़ी है उसमें मेल और फीमेल का जो रेशो बनेगा 7 और 1 का रेशो बनेगा। मतलब शहर में 7 अगर पुरुष हैं तो उनमें एक महिला है, सॉरी, अगर पुरुष में शहर में अगर 7 आदमी हैं तो एक महिला है, मतलब टोटल 8 आदमी हैं तो उनमें से 7 पुरुष होंगे और एक महिला होगी, ये इसका मतलब है। वो कह रहा है शहर की जनसंख्या 8000 है, तो 8000 लिख लो, डिवाइड में दोनों रेशो का सम, यानी 7 और 1 को जोड़ के नीचे 8 गुणा। अब वो कह रहा है शहर में महिलाओं की संख्या, हमारे हिसाब से महिला कितनी है, 1, तो 1 से गुणा कर दो। 8 से 8000 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। साथियों इससे शॉर्टकट तरीका इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता, ये बहुत ही सरल आसान सहज तरीका है। ठीक है जी।
चलिए भैया, भैया बेटा, मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है सभी साथियों से। एग्जाम नजदीक है, 4 घंटे की मेरे पास क्लास है, केवल 4 घंटे की क्लास है। तो ऐसे में मैं आपके बहुत सारे बच्चे बेवजह के कमेंट कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा उन कमेंट्स में। हाथ जोड़ के पहले ही आपसे माफी मांग रहा हूं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई फालतू के कमेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं। मैं 4 घंटे प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहता हूँ। तो अगर आपको लगे कि गुरुजी आप तो फिर तो गलत है, हम बोर हो जाएंगे, तो आप क्लास छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये 4 घंटे प्रोडक्टिव चाहता हूँ, प्रोडक्टिव यानी इन 4 घंटों से आपको लाभ हो। क्योंकि ये एग्जाम से 4-5 दिन पहले की क्लास है, मैंने बहुत गंभीरता से, जरूर इस वक्त बहुत सीरियस होने की रिक्वायरमेंट है, सिंसियर होने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस वक्त मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्स्ट्रा कमेंट्स प्लीज ना करो बेवजह वाले, ठीक है। पढ़ाई के कमेंट्स जरूर देखेंगे, डाउट देखेंगे। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए, क्या होगा? आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए। प्यारे बच्चों, विमल देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि विमल के साथ दो तरह की स्थितियां बन रही हैं। विमल एक पेपर देने जाता है, ठीक है, कहानी के रूप में समझते हैं। 46% अंक उसके आते हैं, मतलब जितने भी नंबर आए उसने उसका हिसाब किताब लगाया, तो विमल का जो रिजल्ट था वो 46%, 46% का है। और विमल 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब विमल के 46% नंबर आए और विमल फेल हो गया 10 नंबर से। फिर विमल सोच रहा है कि यदि उसके 46% नहीं आते, 52% आते, वो सोच रहा है कि अगर मैं पढ़ लेता, ठीक है, अगर मैं पढ़ लेता तो मेरे 52% नंबर आ जाते। और अगर मेरे 52% आते तो आज जो मुझसे लोग कह रहे हैं ना कि तू भाई 10 नंबर से फेल हो गया, फिर लोग मुझसे कहते कि जितने नंबर पे पास होते ना उससे तेरे 8 नंबर ज्यादा आए। तो फिर लोग मुझसे कहते कि जितने नंबर पे पास होते हैं उससे तेरे 8 नंबर ज्यादा आए। प्यारे बच्चों, अब यहां तक आपने समझ लिया। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताना चाहता हूं। मैं आज की क्लास में बहुत बुद्धिमानी के साथ, ट्रिक के साथ लेकर चल रहा हूं सवाल को। एक्स वगैरह से हम अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्स मेथड से बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। ट्रिक से भी एक लाइन 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो, सबसे पहला काम, ठीक है, 46% आए, 10 नंबर से फेल हो गया। अगर 52% आते तो 8 नंबर से पास हो जाता, मतलब 8 नंबर पासिंग मार्क्स से और ज्यादा आते। ठीक है, सबसे पहले निकालो कि पूरा पेपर कितने नंबर का है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स निकालो। मैक्सिमम मार्क्स, गुरुजी ये क्या होता है मैक्सिमम मार्क्स? बेटा ये होता है पूर्णांक, कि पेपर था कितने नंबर का। पेपर था कितने नंबर का, सबसे पहले ये निकालो। क्या गुरुजी इसे निकालने की कोई टेक्निक है? हाँ बेटा टेक्निक है। अब ध्यान से समझो बेटा, मैं टेक्निक बता रहा हूं, कैसे एक लाइन में आप बता दोगे। देखो, आपने क्या करना है, परसेंटेज के अलावा जो दोनों संख्याएं हैं उन्हें जोड़कर ऊपर लिखना है, और नीचे इन दोनों का जो अंतर है, मतलब परसेंटेज के अलावा जो संख्याएं हैं उन्हें तो जोड़ते हैं, और जो परसेंटेज वाली संख्या होती है उनको आपस में घटा के नीचे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 6 से 18 3 बार, यानी कि 300 नंबर का पेपर था। इससे सरल कोई तरीका नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, 10 और 8 को जोड़ेंगे ऊपर 18, 46 और 52 का अंतर आएगा 6, और गुणा 100, ऑलवेज 100 से डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का 100 भी तो कहीं ले जाना है, उसको यहां लेकर आएंगे। ठीक है, और ये तरीका इस तरह के हर सवाल पे काम करता है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें मेथड वर्क ना करता हो। यानी 300 नंबर का क्या था मेरे प्यारे भाई, पेपर था। अब अच्छा, अगर 300 नंबर का पेपर था तो विमल के कितने नंबर आए, 46%, यानी 300 का 46%, इतने नंबर उसके आए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 138 नंबर, यानी विमल के 138 नंबर आए। और वो फेल कितने से हुआ, 10 नंबर से फेल हुआ। मतलब 138 नंबर आए, अगर उसके 10 और आ जाते तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी पास कितने पे होते हैं, 148 पे होते हैं। ठीक है भैया, पास कितने पे होते हैं बेटा, 148 नंबर पर पास होते हैं। 148 नंबर पर पास होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बेहतर है? मतलब एक व्यक्ति जाता है किसी शॉप पर और उस पर लिखा हुआ है कि 10% डिस्काउंट और 20% की 2 डिस्काउंट मिलेंगे। ठीक है, दूसरी दुकान पे लिखा है कि 20% और 10% की डिस्काउंट मिलेगी।
अब वो व्यक्ति कंफ्यूज हो गया कि मैं पहली दुकान पे जाऊं कि दूसरी दुकान पे जाऊं, मतलब वो ये सोच रहा है किस दुकान पे जाऊं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। प्यारे बच्चों, जब क्रमिक छूट दी जाती है ना, मैंने क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, एक एक बात ध्यान से सुनना, कि जब 2% वैल्यू दी गई हो, जब क्वेश्चन में 2% वैल्यू दी गई हो, ठीक है, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट वर्क करती है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होती है, x+y+xy डिवाइड में 100%। 10 और 20 की दो छूट, x की जगह 10, y की जगह, ठीक है, सब सब माइनस में चल रहा है, छूट में हमेशा माइनस होती है, -10 -20, माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड में 100। -10 और -20 माइनस का 30 होता है, 10 से 100 काट देंगे 10 बार, 10 का भाग 20 में लगाएंगे 2, यानी प्यारे बच्चों माइनस का 28%। पहली दुकान से जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितने का मिलेगा, माइनस का 28%। अब दूसरी दुकान से देखो, x की जगह अब रख दो -20, y की जगह रख दो -10, माइनस माइनस प्लस 20 गुणा 10/100%। -20 -10 होते हैं -30, 20 से 100 काट दो 5 बार, 5 से 10 काट दो 2 बार, तो -30 + 2%, यानी कि हो जाएगा माइनस का 28%। तो प्यारे बच्चों ऊपर भी -28 है, नीचे भी -28 है, तो इन दोनों की जो परसेंटेज वैल्यू है ये दर्शाता है कि दोनों समान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है तुम्हारे पेपर में, ठीक है। ये सब आए हुए सवाल करवा रहा हूं मैं अलग अलग एग्जाम्स के, जो अच्छे क्वेश्चन है। सभी साथियों से अपील है, सेशन को लाइक एंड शेयर बेटा कर देना, है ना, बार बार नहीं कहूंगा मैं इस बात को, क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है जी। तो इसका आंसर तो आ गया, बोथ आर द सेम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 10% के डिस्काउंट पर 3600 रुपए में सेल की गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगी। मतलब एक वस्तु है जो 3600 रुपए में बेची गई है और 10% के डिस्काउंट पर, फिर वो कहता है कि यदि 15% का डिस्काउंट होता तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए होती। साथियों इस क्वेश्चन के दो अहम हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि एक वस्तु 10% की डिस्काउंट पर 3600 रुपए में बेची गई, मतलब मान लो कि कोई मार्क्ड प्राइस रहा होगा, मार्क्ड प्राइस का मतलब है वह कीमत जो वस्तु पर लिखी जाती है बेचते समय, यानी कि एमआरपी। एमआरपी को यहाँ पर प्यार से क्या कह देते हैं, एमपी। एमपी कहो या एमआरपी कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो एक वस्तु है जिसकी एमआरपी कुछ लिखी हुई थी उस वस्तु पर, आपने उसे 10% की छूट दे दी। जितने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं उसे 100 में से माइनस करके ऊपर लिखते हैं हमेशा, और नीचे क्या आएगा 100। जैसे 10% की छूट, तो 100 में से 10 को माइनस करके ऊपर लिखेंगे 90, नीचे 100। तो एमपी का जब 90% निकाला तो कितना आ गया, 3600 आ गया। कितना आ गया बेटा, 3600 आ गया। मतलब आपने पूरे जितना रुपया लिखा हुआ था उतने पे नहीं बेचा उसको, आपने उस कीमत का 90% पर बेचा, तो 3600 रुपए में सेल किया। 90 से बेटा इसे काट देंगे तो ये चला जाएगा 40 बार, तो यहां से एमपी की वैल्यू आ जाएगी 40 गुणा 100, यानी कि 4000। अब वो कह रहा है कि 4000 रुपए की जो चीज थी आप उसे 15% के डिस्काउंट पर बेचो, यानी कि अब 4000 का वो क्या निकलवा रहा है, 85%। 2 जीरो से 2 जीरो, 85 चौके कितने होते हैं, 340, और एक जीरो और है साथ में साथियों, 3400। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, फिर वह 5% की डिस्काउंट देता है, अंतिम प्राप्त लाभ का परसेंटेज बताइए। देखो इस क्वेश्चन को समझिए क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक बिजनेसमैन अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा अंकित करता है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये चार टर्म्स नजर आए, चार पद नजर आए, जैसे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, तो आप एक सूत्र में आपको दे रहा हूं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ट्रिक के रूप में भी देख सकते हैं, वैसे तो ये फॉर्मूला है, सीपी डिवाइड में एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और नीचे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो वह 100 रुपए पे नहीं बेच रहा उस चीज को, 100 में 20 रुपए बढ़ाकर यानी कि 120 रुपए में बेच रहा है। एक व्यापारी जैसे मैं हूं, बाजार में गया, बाजार से कोई चीज खरीद के लाया, मान लो राइट, 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया,
तो मैं उसे 100 रुपए में नहीं बेच रहा, 100 रुपए में 20 रुपए बढ़ाकर, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो 100 रुपए की चीज का अगर 20% निकालोगे तो 20, यानी 100 रुपए में 20 रुपए बढ़ाकर बेचता है। 100 रुपए की चीज को कितने में बेचता है, 120 में बेचता है, बराबर। अच्छा जी, डिस्काउंट भी देता है 5%, तो 100 में से 5 घटा दो तो ये आ जाएगा 95। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, यानी 100 प्लस पी परसेंट, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, अब इसे कर लो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर 95, 95 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइड में 100। 20 से 100 5 बार, 20 से 120 6 बार, 5 से 95 19 बार। साथियों 19 छिक्के होते हैं 114, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है 114, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 114 माइनस 100 यानी कि 14। 14% इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ 14%। हर चैप्टर से सवाल आएंगे। आज की क्लास में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जिस तरह का पेपर बनता है। ठीक है चलो, एक साड़ी 5% की डिस्काउंट के बाद 5,871 रुपए में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य, मान लो उसका अंकित मूल्य था एमपी। 5% की डिस्काउंट, जितने परसेंट की डिस्काउंट होती है उसे 100 में से माइनस करके लिखते हैं ऊपर, नीचे आता है 100। यानी एमपी का अगर 95% निकालोगे तो उतने में उसको सेल किया गया, यानी 5,871 में उसे बेचा गया। तो यहां से एमपी निकाल लोगे, 5,871 गुणा 100 डिवाइड में 95। 5 से 95 19 बार, 5 से 100 20 बार, 19 से इसे काटो, 19 से कम 19, 19 दिया 57। ठीक है, 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो 58 के आसपास हो, तो 19 दिया 57, कितना बचा, एक बचा, 7 में 17, 19 का भाग 17 में लगाएंगे, ना जाने का 0। अब 19 निम्मा 171, 309 की गुणा 2 में करेंगे प्यारे बच्चों तो 618, और 10 साथ में 6180, कितना आ जाएगा साथियों, 6180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर है हाँ नहीं नहीं, ये वॉर वॉर किसी पे कोई बात नहीं करनी बेटा, बाद में बात करेंगे, 12 बजे के बाद बात कर लेंगे, अभी नहीं। पढ़ाई पे फोकस करो, पेपर नजदीक है, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं है कि कोई दूसरी क्लास में करवा दूंगा, तो वो मौका नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पूरी मैराथन करना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो उसका फिर मुझे रिजल्ट, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई मैं लास्ट में नहीं करा पाया। तो मुझे पूरी मैराथन करनी है, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे, कोई एक्स्ट्रा फालतू की बात नहीं। एक क्लास में लड़कियों और लड़कों का रेशो 13 और 12 है साथियों, गर्ल्स और बॉयज का रेशो दिया है 13 और 12, लड़कियां और लड़कों का रेशो दिया है 13 और 12। ठीक है, मतलब मान लो 13 लड़कियां हैं 12 लड़के हैं, तो पूरी क्लास में कितने बच्चे होंगे, 25 बच्चे होंगे। वो पूछ रहा है क्लास में लड़कियों का परसेंटेज बता दीजिए। क्लास में लड़कियां कितनी हैं, 13 में 13 लड़कियां हैं, 13 लड़कियां हैं कितने बच्चों में से, तो 25 बच्चों में से। परसेंटेज में चाहिए आंसर, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन, 25 से 100 काटेंगे 4 बार, 13 चौके कितने होते हैं साथियों, 52 होते हैं। तो 52%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, एक भाई कह रहे हैं दोबारा बता दो। सीपी डिवाइड में एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट प्लस डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। वो कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा अंकित करता है। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया थी, कॉस्ट प्राइस मतलब वो कीमत जिस पे कोई चीज खरीदती है, तो 100 रुपए की चीज थी, उस पर 20 रुपए बढ़ाकर यानी 120 रुपए लिख देता है। ठीक है, आप कहोगे सर उसने तो लिखा नहीं 20 रुपए ज्यादा करता है, आप वो तो ये लिख रहा है 20%, तो 100 का 20% 20 होता है ना, इसलिए 100 में 20 जोड़कर 120 लिख दिया। डिस्काउंट परसेंट 5 है, तो 100 में से 5 घटा के 95, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट सॉल्व कर दिया, 14% आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पति और पत्नी के सैलरी का एवरेज 65,000 है, एवरेज है ये। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक पति है एक पत्नी है,
दोनों की जो भी सैलरी है, जब दोनों की कुल सैलरी जब हमने निकाली और उसमें 2 से डिवाइड किया तो हमें 65,000 मिला, ये कहना चाहता है। उनके वेतनों का जो रेशियो है 15 और 11 है। पत्नी का वेतन बताइए। देखिए हस्बैंड और वाइफ है, इनकी सैलरी का रेशियो क्या है? 15 और 11। हस्बैंड और वाइफ है, और प्यारे बच्चों इनकी सैलरी का जो रेशियो है वो क्या है? सैलरी का रेशियो है 15 और 11, ये रेशियो है। ठीक है जी, चलिए। तो हस्बैंड और वाइफ का जो रेशियो दिया है 15 और 11 दिया है, ठीक है। पति और पत्नी के वेतनों का औसत कितना है? 65,000। तो उनकी टोटल सैलरी क्या होगी? देखो एवरेज बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योग डिवाइड में पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? औसत बराबर होता है योग डिवाइड में पदों की संख्या। अब औसत कितना दिया है? 65,000, और योग में क्या आ जाएगा? हस्बैंड प्लस वाइफ। कितने बंदे हैं? पदों की संख्या क्या है? दो, एक हस्बैंड एक वाइफ, यानी दो हैं। तो यहां आप लिख सकते हो H प्लस डब्ल्यू बराबर 65 का डबल 130, और 3 जीरो साथ में, ये हो जाएगा 1,30,000। मतलब दोनों की जो टोटल सैलरी है वो 1,30,000। अब एक की 80 है, दूसरे की 50 है, एक की 70 है, दूसरे की 60 है, एक की 1,00,000 है, दूसरे की 30,000 है। ये हम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों की सैलरी जो टोटल है वो 1,30,000 है, ठीक है। तो टोटल जो सैलरी है दोनों की वो है 1,30,000, और उसको हमें 15 और 11 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पत्नी का यानी कि वाइफ की सैलरी बतानी है, डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। वाइफ की सैलरी निकालने के लिए जो टोटल अमाउंट है उसको लिख लो, और डिवाइड में दोनों रेशियो का सम, और मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जो पूछ रहा है। जैसे वाइफ की सैलरी पूछ रहा है तो वाइफ की वैल्यू क्या है? 11, तो यहाँ 11 रखेंगे। 13 से 26 दो बार, 13 से काट देंगे 10,000। प्यारे बच्चों 2 से 10,000 कट जाएगा 5,000 बार, और 11 की गुणा 5,000 में कर देंगे तो 55, यानी कि वाइफ की सैलरी 55,000 है। तो हस्बैंड की सैलरी हो जाएगी 45 और 30, 75,000 हस्बैंड की सैलरी हो जाएगी। हस्बैंड 75,000, वाइफ 55,000, टोटल 1,30,000, और एवरेज 65,000। ये मतलब है दोनों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का रेशियो 13 और 14 हो? कलम रुकनी नहीं चाहिए, ताबड़तोड़ तरीके से आंसर दो फास्ट, ठीक है। ऐसे 26 कहां से आया? ये 26 बेटा 15 और 11 को जोड़ के 26 आ गया, ठीक है। ऊपर क्या आता है? ऊपर में आता है दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो ऊपर आएगा, जो संख्या दी हुई है दिया हुआ। नीचे क्या है? अनुपातों का योग, और गुणा करते हैं जो पूछे, ठीक है। दिया हुआ ऊपर आता है, नीचे आता है अनुपातों का योग, और जो पूछता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये मतलब है इसका, और कुछ नहीं है। हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी संख्याओं का रेशियो 13 और 14 हो जाए? 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए, मतलब 7 और 9, ये दो संख्याएं हैं 7 और 9। इनमें प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए? प्यारे बच्चों दोनों में n जोड़ना चाहिए, दोनों में n जोड़ना चाहिए। इससे रेशियो क्या हो जाएगा? 13/14 हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याएं 7 और n, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि रेशियो 13 और 14 हो जाए? दोनों संख्याओं में n जोड़ दो तो रेशियो 13/14 हो जाएगा। अगर तुम 7 में n जोड़ दोगे, ठीक है, और 9 में n जोड़ दोगे, तो इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो है वो 13/14 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 14 सत्ते कितने होते हैं बेटा? 98 प्लस 14n, 13 निम्मा 117 प्लस 13n, ठीक है जी। 14n में से 13n घटाएंगे तो n, और 117 और 98 का अंतर निकालेंगे तो 19, यानी 19 वो संख्या है जो इन दोनों में जोड़ दी जाए। मतलब 7 में 19 जोड़ दोगे तो 26, और 9 में 19 जोड़ दोगे तो 28।
26 और 28 ऐसी संख्या जब इन्हें 2 से काटेंगे तो 13/14 आ जाएगा, और वो यही पूछ रहा है कि 7 और 9 में क्या जोड़ूं कि रेशो 13/14 आ जाए, तो 19 जोड़ दो। ऑप्शन ए 19। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए 19। ठीक है, 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं साथियों। ये कहता है 3 और 5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे रेशो 5/6 हो जाए। दो संख्या है 3 और 5, 3 और 5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, दोनों में n जोड़ दो, रेशो क्या हो जाएगा? 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई। 6×3 = 18 प्लस 6n, 5×5 = 25 प्लस 5n। 6n में से 5n माइनस करेंगे n, 25 में से 18 माइनस करेंगे 7। ऑप्शन ए 7 इज द राइट आंसर। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, सभी साथी तत्काल आंसर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो यूं ही निकल गया 1 घंटा, 40 मिनट तो हो ही गए। चलिए, ये क्वेश्चन कहता है साथियों कि 3 फ्रैक्शंस हैं, मतलब 3 आपकी अनुपात हैं, फ्रैक्शन कह लो, एक ही बात है। 3/5, 51/68, 256/81। आपसे पूछ रहा है कि इनका मिश्र अनुपात बताइए, यानी कि इनका मिक्स्ड रेशो बताइए। प्यारे बच्चों, जब भी मिक्स्ड रेशो की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं वो ये गलती करते हैं, वो न्यूमरेटर्स को जोड़ लेते हैं और नीचे डिनोमिनेटर्स को जोड़ लेते हैं और वही आंसर बता देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। जब भी आपको 2 या 2 से अधिक रेशो देकर और आपसे मिक्स्ड रेशो पूछे तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जो कॉमा है इसे कन्वर्ट कर देना है मेरे भाइयों मल्टीप्लाई में। बस इतना सा काम करना है, और उसके बाद फिर आपको स्टार्ट हो जाना है किस पर? मार काट पर। ठीक है, जैसे कि 9 से 45 5 बार, 9 से 81 9 बार, 3 से 9 को काट दो 3 बार, और 3 से 51 को काट दो 17 बार, 17 से 68 को काट दो, 17 चौका 68 4 बार, 4 से इसको काट दीजिए 64 बार। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 64। अच्छा, और इस 5 से इस 5 को काट दो तो ऊपर आ जाएगा 64, नीचे आ जाएगा 75। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 64/75। क्या हो जाएगा? 64 डिवाइड में 75। ठीक है, क्या आ जाएगा साथियों? 64 डिवाइड में 75, जो आपकी चार फ्रैक्शन है। 45/75, 3/5, 51/68, 256/81। 9 से 45 5 टाइम्स, 9 से 81 9 टाइम्स, फिर 9 से आपने डिवाइड किया, फिर 3 से 9 3 टाइम्स, 3 से 51 17 टाइम्स, 17 से 68 4 टाइम्स, 4 से 256 64 टाइम्स। ऊपर रह गया 64, डिनोमिनेटर में आ गया 75। 64 डिवाइड बाई 75, 64/75, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। बताओ 16 और 40 का तृतीयानुपाती क्या है? तृतीयानुपाती पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, थर्ड प्रोपोर्शन हमेशा दो संख्याओं में ही पूछेगा, दो संख्या में ही पूछेगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, b² डिवाइड में a, यानी कि दो संख्याओं में जो दूसरी वाली संख्या है उसका स्क्वायर कर दो और उसमें पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट है इसकी। 4 से 16 4 बार, 4 से 40 10 बार, 4 से 40 10 बार, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 इज द राइट आंसर। ठीक है, 100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 100 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। भाई सभी साथियों से मेरी अपील है, सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, 4 9 12 का चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती पर मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, इसकी जरूरत नहीं थी, राइट। एक क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि अगला लूंगा उसमें भी यही काम करूंगा तो वो फिर बेवजह टाइम वेस्ट वाली बात है। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन लेना जरूरी है, पर बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये है, एक क्वेश्चन में खत्म कर देंगे इस कॉन्सेप्ट को। 4 9 12 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। चतुर्थानुपाती, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। चतुर्थानुपाती के लिए आखिरी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके पहली वाली से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 9 की 12 से गुणा करके, 9 का 12 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। सी, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद। ठीक है जी,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सिक्कों वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए क्या आंसर होगा, ट्राई करके देखें। ठीक है, राकेश के पास 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है साहब, राकेश के पास दो तरह के सिक्के हैं, 2 रुपए और 5 रुपए के। राकेश के पास सिक्के हैं, ठीक है, और उसके पास टोटल 60 सिक्के हैं। उस पर जो टोटल सिक्के हैं वो 60 है। मतलब राकेश से पूछा कि भाई तेरे पे कितने पैसे हैं, तो राकेश डायरेक्ट नहीं बताता है, बहुत कलाकार किस्म का व्यक्ति है। यूं कह रहा है साहब मेरे पास 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं और मुझ पर टोटल 60 सिक्के हैं। ठीक है, फिर कहता है कि मेरे पास जो पैसा है ना वो 240 रुपया है, और मेरे पास जो पैसा है वो 240 रुपया है। तो अब आप बताओ मेरे पे 2 रुपए के कितने और 5 रुपए कितने सिक्के। तो फिर इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन की हेल्प ले लो, इसे ऐसे मत सॉल्व करो, ऑप्शन की मदद ले लो। ठीक है, देखो सबसे पहले वो ये कह रहा है कि उस पर दो तरह के सिक्के हैं और दोनों का जो सम है वो 60, मतलब उस पर टोटल सिक्के 60 हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिक्कों की संख्या 60 आती है। 45 और 50 95, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। 10 और 50 60, ये आंसर हो सकता है क्योंकि टोटल सिक्के दोनों में 60 आ रहे हैं, तो ये भी 60 है। 25 और 45 70, ये आंसर नहीं हो सकता। 20 और 40, ये भी 60 है, तो मतलब 20-20 हो गई। सी और डी में से कोई इसका आंसर होगा, या तो इसका सी होगा या डी होगा। अब वो कह रहा है कि उसके पास जो धनराशि है वो 240 रुपया है। ठीक है, मान लो उसके पास 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए, 20। और अगर उसके पास 5 रुपए के 50 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 250। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 270। और पैसा कितना है, 240। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, डी फॉर दिल से हिंदुस्तान। ठीक है, डी फॉर दिल से हिंदुस्तान। ठीक है। हाँ जी, तो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। अब 2 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 40 रुपए हो गए, और 5 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 5 गुणा 40 200 सिक्के हो गए। तो 40 और 200 कितना हो गया, 240। तो वो यही कह रहा है कि उसके पास 240 रुपए हैं। तो हमने भी हिसाब लगा लिया कि अगर 2 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 40 रुपए हो गए, 5 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 200 रुपए, 40 200 240, ऐसे 240 हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, कोशिश करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ, किसी बक्से में किसी बक्से में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और उनका रेशो क्या है, उनका रेशो है 1:3। ये रेशो है मतलब अनुपात है, ये रेशो को मतलब होता है अनुपात। तो ये अनुपात है यानी कि ये रेशो है। ठीक है, और वो कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80। प्यारे बच्चों, यहां पर रेशो के हिसाब से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 80। यानी कि अगर मैं इस 2 में 40 से गुणा कर दूं तो 50 पैसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 40 यानी 80 हो जाएगी।
अगर 40 का मल्टीप्लाई इधर किया तो रेशियो का नियम कहता है कि सब में करो, तो 3 गुणा 40 120 हो जाएगा। ऐसी 1 × 40 करेंगे तो मेरे प्यारे भाई 40 हो जाएगा। अगर 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 40 रुपए हो गए। अगर 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो 40 रुपए हो गए। अगर 25 पैसे के 120 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 30 रुपए हो गए। कारण भाई 1 रुपए में 4 25 पैसे आते हैं, 1 रुपए में 4 25 पैसे। याद रखना, जब भी 50 पैसे का सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सिक्कों की संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। ये 40 है तो 40 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। जब भी 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 80 है सिक्कों की संख्या, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। और जब भी 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी सिक्कों की संख्या है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 110। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। 40 कहां से आया बेटा? 40 को मल्टीप्लाई किया इसलिए 40 आया। कहां से आया? कहां से इसलिए आया क्योंकि वो ये कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 80। और यहां पर 50 पैसे के सिक्के रेशो के हिसाब से कितने दिए हैं? 2। तो इस 2 को 80 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो अनुपात कह रहा है कि 50 पैसों के सिक्के 2 के बराबर है, अनुपात के हिसाब से 2 के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में उसने स्पष्ट कहा है कि 50 पैसों के सिक्के 80 हैं, 80 हैं। तो अब मैं 2 को कैसे 80 बनाऊंगा? 40 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, वो लॉजिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साहब। एबीसी ने 235 के रेशो में पूंजी का निवेश किया। एबीसी 3 है भाई साहब, एबीसी, और इन्होंने जो पैसा निवेश किया है वो किस रेशो में किया है? रेशो में 235 के रेशो में किया। बेटा ये पूंजी में, पूंजी है ये बेटा। एक होता है पूंजी जो हमेशा निवेश की जाती है। पूंजी का मतलब होता है वो धन जिसे हम इन्वेस्ट करते हैं, राइट? इन्वेस्टेड मनी। जैसे कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, अच्छा ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है, ठीक है, मैं इसको फिर और आसान कर देता हूं यार। अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरे पास दूसरे तरीके भी है। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के 1 to 3 के रेशो में, रेशो दिया है। तो प्यारे बच्चों रेशो अगर ये है तो रियल में वैल्यूज क्या होगी? x, 2x और 3x होगी। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में, तो मैं ये कह सकता हूं कि वास्तविकता में 1 रुपये का x सिक्के हैं, 50 पैसे के 2x और 25 पैसे के 3x सिक्के हैं। ये वास्तविकता में सिक्कों की संख्या है। तो 50 पैसे के सिक्के वास्तविकता में कितने हैं? 2x। और क्वेश्चन में 50 पैसों के सिक्के कितने दिए हैं? 80 दिए हैं, यानी 2x बराबर है 80 के, तो x बराबर हो जाएगा 40 के। अगर प्यारे बच्चों x 40 के बराबर है तो ये वाला x हो जाएगा 40, 2x में 40 से गुणा करेंगे तो 80, 40 की गुणा 3x में करेंगे तो 120। अगर 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 40 रुपए नहीं हो जाएंगे? अगर 80 अठन्नी है तो 40 रुपए हो जाएंगे। अगर 120 चवन्नी है तो वो 30 रुपए हो जाएंगे। तो ऐसे 110 आ गया। ठीक है जी। तो एबीसी ने जो पैसा लगाया है वो 235 के इन्वेस्टमेंट में लगाया है, यानी ए ने 2 रुपया लगाया है, बी ने 3 रुपया लगाया है, सी ने 5 रुपया लगाया है। और उन्होंने किस हिसाब से लगाया है? इन्होंने ये जो पैसा है प्यारे बच्चों 4 साल 5 साल और 6 साल के लिए लगाया, मान लो। तो प्रॉफिट क्या आएगा? देखो जी, ए ने 2 रुपया 4 साल के लिए लगाया तो ए का प्रॉफिट 8 रुपया, बी ने 3 रुपया 5 साल के लिए लगाया तो 15, सी ने 5 रुपया 6 साल के लिए लगाया तो 15, 8 15 30, यही इसका आंसर है, खत्म। ठीक है जी। प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कैपिटल में टाइम से मल्टीप्लाई करके आता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपने उस 1 करोड़ रुपए को एक बक्से में रखकर अपने घर में गड्ढा खोद के जमीन पर रख दिया, तो अगर आप 10 साल बाद या 20 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए को निकालेंगे, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो 1 करोड़ रुपए रहेंगे। अदरवाइज वो हो सकता है कि कागज के टुकड़े रह जाए। अगर 2016 वाले मोदी जी फिर से कि आज रात 12 बजे से 500 1000 के नोट बंद, तो वो फिर बंद ही है मामला, फिर तो वो रद्दी में ही जाएगा। ठीक है जी, 20 रुपए किलो के हिसाब से। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप
पैसे को अपने घर में सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, तो उस तरह के पैसे को या उस तरह के धन को इंग्लिश में मनी कहा जाता है, मनी। लेकिन उसी धन को जब आप बैंक में जमा करते हो, जमीन खरीद लेते हो, सोना आभूषण खरीद लेते हो, हीरा खरीद लेते हो, धातु और पत्थरों में जब आप पैसा लगा देते हो, तो फिर वही धन धन नहीं कहलाता, मनी नहीं कहलाता, फिर वो कैपिटल कहलाता है। क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, इन्वेस्ट कर दिया। और जब आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फिर आपको बदले में क्या देगा, आरओआई देगा, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपकी निवेश है उस पर वो वापसी देगा आपको। 10 रुपए लगाए 12 रुपए दे देगा, ठीक है। जमीन के रेट तो बढ़ते ही हैं इस तरह से, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या क्वेश्चन कह रहा है। चलिए उमर और अविनाश ने 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है उमर और एक का नाम है अविनाश। अच्छा, साथियों उमर और अविनाश दो व्यक्ति हैं। वो कह रहा है कि उन्होंने अपना पैसा लगाया बाजार में। उमर ने 10,000 रुपया लगाया और अविनाश भाई ने 15,000 रुपया लगाया, ठीक है। इस हिसाब से मार्केट में पैसा लगाया। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। यानी अविनाश ने जो 15,000 रुपये लगाए थे प्यारे बच्चों, वो 8 महीने के लिए लगाए थे। लेकिन उमर ने 10,000 रुपये अपने पूरे 12 महीने लगाए रखे। आप कहोगे गुरुजी 12 महीने आपको कैसे मालूम? वो ये कह रहा है पहले 12 मास का प्रॉफिट बताओ। उमर ने 10,000 रुपये लगाए और 12 महीने तक उसका पैसा बैंक में जमा रहा, या जहां भी पैसा लगाया उसने 12 महीने तक उसने अपना पैसा निकाला नहीं। 12 महीने तक उसका पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता रहा, सर्कुलेट होता रहा। अविनाश ने 15,000 रुपये लगाए। 8 महीने के बाद अविनाश को वो पैसा वापस लेना पड़ा, कोई उनकी आवश्यकता रही होगी, ठीक है। तो अब साथियों उमर का 10,000 रुपया लगा 12 महीने के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10,000 गुणा 12, क्योंकि वो पूछ रहा है ना किस रेशो में प्रॉफिट आएगा। तो ये आ जाएगा 15,000 गुणा 8। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 10 की गुणा 12 में करेंगे 120, 15 की गुणा 8 में करेंगे 120, 120 से 120, यानी 1/1। दोनों का जो पैसा है ना वो बराबर ही उन्हें मिलेगा, एक एक को। मतलब जब 1 साल के बाद हिसाब किताब होगा तो उमर को उतना ही धन मिलेगा जितना अविनाश को मिलेगा। क्यों? अविनाश ने पैसा भले ही कम वक्त के लिए लगाया, लेकिन पैसा ज्यादा लगाया था उसने, और उमर ने ज्यादा कम पैसा लगाया लंबे समय तक, तो दोनों की प्रॉफिट बराबर हो गई, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कैसे पता करेंगे? भाग करना है बेटा, रेशो है ये, भाग थोड़ी कर रहा हूं मैं। रेशो रेशो रेशो, अगर ए रेशो बी लिखा है तो इसका मतलब यही होता है ए बट्टा बी करना है। अगर ए रेशो बी लिखा है तो इसका मतलब होता है ए डिवाइड बाई बी, ये मतलब होता है बेटा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि सिंपल इंटरेस्ट की एक निश्चित दर पर 10 सालों के लिए निवेश की गई। आहा हा, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समय दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आएगा पेपर में, ठीक है। और इसकी मेरे पास ऐसी खतरनाक ट्रिक है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। जैसे इंडिया पे है ना S-400, ऐसी तो मैं टेक्निक बताऊंगा इस क्वेश्चन में। S-400 की तरह मौखिक जवाब दे दोगे, मौखिक, ठीक है। मौखिक कैसे दोगे पहले मैं बताता हूँ, क्वेश्चन होगा कैसे, फिर हम मौखिक पे आएंगे। एक धनराशि सिंपल इंटरेस्ट की एक निश्चित दर पर 10 सालों के लिए निवेश की गई, ठीक है साहब। आपने P रुपया 10 सालों के लिए लगाया R% के हिसाब से, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं P रुपया 10 साल के लिए लगाता R+5% के हिसाब से, तो मुझे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट मिला और अब जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इसका फर्क निकल कर आएगा, और वो फर्क जो होगा वो 1,200 रुपए का फर्क होगा। समझे बात? कोई क्या कह रहा है आपसे? वो ये कह रहा है कि मैंने P रुपया 10 साल के लिए R% के हिसाब से लगाया तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया।
अरे तुमने अपने आसपास पड़ोस में बहुत सारे लोगों को इस तरह की बातें करते देखा होगा ना, कि भाई हमने तो बैंक में इतने रुपए लगाए 10 साल के लिए, तो हमें 8% के हिसाब से इतना इंटरेस्ट मिला। फिर साथियों दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, फिर वो सोचता है कि अगर मैं यार 8% पे नहीं लगाता, अगर थोड़ा सा बढ़ा के लगाता पैसा, मतलब पी रुपया 10 साल के लिए लगाता पर 8% के हिसाब से नहीं, R+5% के हिसाब से लगाता 10 साल के लिए धन, तो फिर मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलती वो पुराने वाले से 1200 रुपये ज्यादा मिलती। ये कह रहा है। तो अब आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, इसका निकालो, दोनों को माइनस करो, 1200 के बराबर रखो, सॉल्व करो, तब जाके तुम्हारा पी आंसर आएगा। थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। मैं आपको इस सवाल को, मैंने आपको समझा दिया है सवाल क्या क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इस सवाल को आप बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हो, मौखिक कैसे कर सकते हो। देखो, जितना भी परसेंटेज की वैल्यू दी है, 5% अधिक हो, 7, कोई भी परसेंटेज वैल्यू हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी परसेंटेज वैल्यू है उसकी वक्त के साथ मल्टीप्लाई करो। 5% का 10 साल, 5% 1 साल का है, तो 5% 10 साल का कितना होगा? 50%। कुछ नहीं करना, ये जो 5% है ना, 5% इसका साल के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो 10 साल में गुणा करो 5% से, और उसे बराबर रख दो 1200 के, जो क्वेश्चन में दिया है। यानी परसेंटेज वैल्यू का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके जितना रुपया अधिक दिया है उसके बराबर रख दो, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रख दो, यानी 50, 10 × 5 होता है 50%, तो 50% बराबर है 1200 के। तो 100% कितने के बराबर होगा? 50 का डबल 100, तो 1200 का डबल 2400। तो अगर 50% 1200 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 2400 के। यही आंसर है, खत्म। बताओ क्या ये काम तुम मौखिक कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? 5% की 10 से गुणा करो, तो 50% बराबर है 1200 के। अगर 50%, ये आधा 1200 के बराबर है, आधा 1200 के बराबर है, आधा 1200 के बराबर है, तो पूरा कितने के बराबर होगा? 2400 के बराबर होगा, ठीक है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, पीडीएफ देंगे बेटा, देंगे पीडीएफ, टेंशन मत ले, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करके दिखा दो। किसी राशि पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया है। यदि आर 4% अधिक होता तो सिंपल इंटरेस्ट 400 अधिक होता। वह मूल राशि कितनी है? ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो बेटा, सभी बच्चे जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन है, कोशिश करके देखो एक बार। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 400। फिर वो कहता है कि यदि आर 4% अधिक होती, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% ज्यादा होती, तो सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये और अधिक होता। आया आंसर? ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था बेटा? जो भी परसेंटेज वैल्यू है ना बाबू, उसका टाइम से मल्टीप्लाई कर दे बेटा। 2 की 4 से गुणा कर दे, 2 की 4 से गुणा कर दे, कितना आएगा? 8 आएगा। 2 की 4% से गुणा करेगा तो 8%। 8% बराबर है 400 रुपये अधिक के, यानी 8% बराबर है 400 के। अगर 8% 400 के बराबर है तो 1% होगा 400 डिवाइड बाई 8, यानी कि 50 के। अगर 1% 50 के बराबर है तो 100% बराबर होगा 100 × 50, बोले तो 5000 के। सी इज द आंसर। सी मतलब चंद्रशेखर आजाद, ठीक है? जैसे ऑप्शन ए है, तो ए के लिए आप कह सकते हो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह सकते हो, या अशफाक उल्लाह खान कह सकते हो, जो भी, जिसमें भी आपको, सभी महान लोग हैं। बी मतलब जब भी बी ऑप्शन सही हो तो आपको कमेंट करना है सरदार भगत सिंह। सी चंद्रशेखर आजाद, और डी दिल से हिंदुस्तान, ठीक है? चलिए